हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग बहुत सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ये सारे टॉपिक हैं, इसमें सारे युद्ध वगैरह आ जाएंगे, जैसे कि प्लासी का, करनाल का, ब्लैक होल का, अलीनगर का और भी बहुत सारे हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स हम लोग 1857 की क्रांति यानी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस अधिवेशन आईएनसी की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, कैसे बनी तब कितने सदस्य थे, बाद में इसके अधिवेशन जो हुए वे कहाँ कहाँ पर हुए और कैसे हुए उन सबको, और किसने अध्यक्षता की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा गवर्नर जनरल कौन कब बना, कब आया, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और भी कई सारे अधिवेशन हुए बीच में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये होने जा रहा है बहुत ही बड़ा टॉपिक, और सारे टॉपिक इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर किए हुए हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिएगा, पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और अच्छे से मिलेंगी, बढ़िया से आपका रिवीजन भी होगा और तैयारी भी अच्छी होगी। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले अपना मॉडर्न इंडिया, जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स इसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, इससे 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, आते ही आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री आ रही है उस एग्ज़ाम में, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। ओनली मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछे जाते हैं, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है और ज़्यादातर इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आधुनिक भारत यानी इस टाइप से, इस युग की है, जिस टाइप जहाँ से हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ उसके बाद की स्टोरी है। तो इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब 1947 के बाद का भी है। क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे हम लोग ने स्टार्ट किया, देश को आज़ादी दिलाई, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। कैसे देश अपना आज़ाद कराया, कौन कौन सी क्रांति हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, कैसे अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ हुई। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए फ्रेंड्स, तो आइए देखिए पढ़ते हैं हम लोग अपना मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो कई सारे युद्ध हुए, इसमें कुछ 2-3 युद्ध दिए गए हैं, उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, तो पहला जो वार हुआ था वो क्या था, मॉडर्न इंडिया में करनाल का युद्ध। तो ये फ्रेंड्स जो करनाल का युद्ध था, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कब हुआ था, 1739 में हुआ था। उसका समय, स्थिति यानी किस जगह पे हुआ था, यहाँ पे स्थान भी कह सकते हैं आप, हरियाणा में हुआ था। और संघर्षरत कौन कौन थे यानी किन किन लोगों के बीच में हुआ था, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला द्वितीय के बीच में हुआ था। परिणाम क्या आया था यानी कौन जीता था इस युद्ध में, तो नादिर शाह की विजय हुई थी। विशेषता क्या थी इस युद्ध की, तो नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा, सुना होगा फ्रेंड्स आप लोगों ने, कोहिनूर हीरा जो था, और तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, ये सब ले गया था। अपने ईरान का निवासी था जो यहाँ से कोहिनूर हीरे को ले गया था, जो अपने इंडिया में हुआ करता था पहले, अभी यहाँ नहीं है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ हुआ था, हरियाणा में। हरियाणा देखो दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, तो इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के लिए किया गया है। एक तो हो गया हमारा हरियाणा में दूध डेयरी है, दूसरा भैंसों की क्लोनिंग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो
ये जो दूध डेयरी वाला क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछा जाता है किधर पे, हरियाणा में है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका करनाल का युद्ध। अभी चलो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, प्लासी का युद्ध। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला युद्ध है, जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और स्थिति यानी स्थान कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और संघर्षरत कौन कौन से लोग लड़ रहे थे इस युद्ध में? तो एक थे सिराजुद्दौला और दूसरे थे रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था दोस्तों। कारण क्या था इस प्लासी के युद्ध के होने का? जो रीज़न था, वो रीज़न क्या था? देखिए फ्रेंड्स, रीज़न अंग्रेज़ों ने बिना अनुमति के किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी, जिससे नाराज़ होकर सिराजुद्दौला वहां पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने मीर कासिम बाजार को जीत लिया था अंग्रेज़ों से युद्ध करके। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अगला, ब्लैक होल की घटना। ये ब्लैक होल क्या चीज़ है, ये घटना कैसी है, इस बारे में जानेंगे। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? देखो दोस्तों, ये हुई थी 20 जून 1756 को। और कहाँ पे हुई थी? तो हम लोग कहेंगे कलकत्ता में हुई थी ये। और जो ब्लैक होल था, मतलब कमरे की माप देख लीजिए। आप लोगों को बता देती हूँ पहले ये था क्या। इसमें 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद किया गया था, जिसमें से और उसमें आग लगा दी गई थी फ्रेंड्स। तो उसमें से 23 लोग जीवित बचे थे, बाकी लोग मर गए थे। इतना तो देकर वहाँ पर फिर से अधिकार कर लिया था मणिचंद्र ने मणिचंद्र को अंग्रेजों ने घूस देकर वहाँ पर फिर से अधिकार कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये ब्लैक होल की जो घटना थी वो कब हुई थी? 20 जून 1756 को, और हुई थी कोलकाता में। क्या किया गया था? एक कमरा था जो कि 18 उसकी लंबाई थी, चौड़ाई 14 थी और जो ऊंचाई थी वो 10 थी। इसमें इतने छोटे से 18 वर्ग फुट, 14 वर्ग फुट, 10 वर्ग फुट ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। इसे 146 अंग्रेजों को बंद किया गया था, जिसमें से 23 ही लोग जीवित बचे थे, बाकी सारे मर गए थे। इसलिए इसको ब्लैक होल की घटना, इतना दोस्तों उनको ठूस ठूस के भरा गया था इतने छोटे से कमरे में कि वो लोग आपस में ही मर गए थे, इतना गर्मी की सफोकेशन की वजह से। बाद में मणिचंद्र को अंग्रेजों ने घुस देकर वहाँ पर फिर से अधिकार कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। इस संधि के तहत अंग्रेजों की दस्तक जारी रही। अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी भी प्रारंभ कर दी थी। परिणाम रॉबर्ट क्लाइव की विजय। इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, जो कि अंग्रेजी शासक था, गवर्नर जनरल बन के आया था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, तो इसमें आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति, विरोधी सेनापति या दामाद, उसका दामाद था भाई, उसका विरोधी सेनापति था, यानी कि मीर जाफर था। और सिराजुद्दौला की विरोधी मौसी कौन थी? घसीटी बेगम, इनका नाम था फ्रेंड्स, हंसना नहीं है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। सिराजुद्दौला का विरोधी धनी व्यापारी कौन था? जगत सेठ, अमीन चंद्र और राय दुर्लभ। सिराजुद्दौला का सहयोगी मीर मदान मोहन लाल। ये सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों के लिए मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग किया गया था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को भगाने के लिए फ्रेंड्स मधुमक्खी के छत्ते का यूज़ किया था। जब भी वो उससे फाइट करके अंग्रेजों से नहीं जीत पा रहे होंगे, तभी उन्होंने अपनी नई टेक्निक यूज़ की होगी। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं मीर जाफर, समय 1757 से 1760। मीर जाफर के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1757 से 1760 तक ये लोग रहे थे इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर के रूप में आ गई थी। मीर जाफर को नवाब बनाते हुए यह बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाई। मीर कासिम उसके बाद आए। मीर जाफर के बाद फ्रेंड्स मीर कासिम आए।
1760 से 1763 तक 3 साल रहे हैं ये। फिर मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद बिहार से मुंगेर बिहार कर दी। मीर कासिम ने भारतीयों को फ्री में व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी। समय 22 मार्च 1764 को। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही इस बात का पता अंग्रेजों को चला तो मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को पुनः लाया गया। मीर जाफर को दोबारा लाया गया, मीर कासिम को हटा दिया गया। देखो फ्रेंड्स, इसमें नोट पॉइंट क्या था। मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जिनका बोलते थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर त्रिकूट का निर्माण किया था। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब ये कभी छूटता नहीं है। इसको कहते हैं फ्रेंड्स पानीपत का युद्ध। इसमें तृतीय युद्ध दिया गया है, पहला दूसरा किधर गया फ्रेंड्स। सो होगा, टेंशन नहीं लेना, आगे होगा बताएंगे, नहीं भी होगा तो हम अलग से बताएंगे। चलिए देखिए, समय 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और जो पहला हुआ था 1526 में हुआ था। स्थान हरियाणा में हुआ था ये। संघर्षरत कौन कौन था? मराठा तथा नादिर शाह के सेनापति तथा अधिकारी अहमद शाह अब्दाली। परिणाम अहमद शाह अब्दाली की विजय। नोट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या है। मुगल बादशाह आलम द्वितीय द्वारा भेजा गया तोपची कौन था? इब्राहिम शाह गर्दी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक कौन सा है, बक्सर का युद्ध। हाँ चलिए फ्रेंड्स, ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये भी आता है ज़्यादातर एग्जाम्स में, इसको पढ़ेंगे ठीक से। बक्सर का युद्ध क्या है, कैसा है, कब हुआ, कहाँ हुआ। समय देखो फ्रेंड्स, 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। स्थिति बिहार में हुआ। संघर्षरत कौन कौन था? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा हेक्टर मुनरो। परिणाम हेक्टर मुनरो की विजय। फ्रेंड्स, में ये त्रिकूट जो इन लोगों ने बनाया था, मीर कासिम ने अपना, वो तीनों लोग इसमें थे और हेक्टर मुनरो इन लोगों के विपरीत में थे, तो वो बाद में विन कर गए, यानी युद्ध को जीत गए थे। इलाहाबाद, इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसके बाद आई हमारी इलाहाबाद की संधि। समय कब था? 12 अगस्त 1765। इसमें मुगल बादशाह आलम सेकेंड और बंगाल के नवाब को 26 लाख और 3 लाख रुपए अंग्रेजों ने निजामत कार्य के लिए प्रदान किए थे। मोहम्मद शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर के रूप में आए थे। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, समय 16 अगस्त 1765 को हुई। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 56 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इलाहाबाद व कड़ा क्षेत्र मुगल बादशाह आलम द्वितीय को दिया गया। नोट पॉइंट क्या था? भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई थी। ये फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1767 ईस्वी में। उसके बाद आए आपके हैदर अली। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समय 1767 से 1769 हुआ। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों के कुछ क्षेत्र लूटे और वह मद्रास क्षेत्र तक पहुंच गया। मद्रास की संधि के तहत 1767 से 1769, देखिए फ्रेंड्स, मद्रास की जो संधि थी, ये इसको हाईलाइट नहीं करेंगे नहीं तो दिखाई नहीं देगा। इसको हटाई दो तक ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसमें एक दूसरे के लूटे हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए थे, यानी इन लोगों की आपस में संधि हो गई। संधि यानी समझौता हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जो जिसने लिया वो उसका वापस दे, तो फाइट नहीं करते हैं। केवल हैदर अली ने क्रूर क्षेत्र वापस नहीं दिया था। इनको आ गया होगा फ्रेंड्स गुस्सा, तो इन्होंने वो क्षेत्र वापस किया ही नहीं, क्योंकि मेहनत से जीता होगा। युद्ध करने में मेहनत तो पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ?
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 और 1769 के बीच में हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच में। भाई मैं कहूँ डेट का मिसमैच हो तो नहीं रहा कहीं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। ये कब हुआ आपका 1780 से 1784 तक। इस युद्ध का कारण मद्रास संधि का उल्लंघन था। अंग्रेजों ने माही यानी जो केरल में पड़ता है, केरल का माही क्षेत्र से उस पर कब्जा कर लिया था। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। मंगलोर संधि के तहत यह युद्ध भी समाप्त हो गया। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी युद्ध होते हैं ज़्यादातर कोई ना कोई संधि करवा के ख़त्म करा दिया जा रहा है। ये है अंग्रेज़ों की चाल। संधि करवाते हैं, लालच देते हैं और बाद में सब कुछ अपना कब्जा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आएगा हमारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब तक चला? 1790 से 1792 तक चला। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा चला 1780 से 1784 तक। और ये देखिए फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। 1790 से 1792 तक चला ये हमारा तीसरा मैसूर युद्ध जो भी था। इसको पढ़ते हैं। इस युद्ध का कारण क्या था? देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों द्वारा टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया गया कि आप फ्रांसीसियों का साथ दे रहे हैं। संघर्ष टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच फाइट हो गई फ्रेंड्स, ताकि उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद की थी। इस चक्कर में देखो विशेष क्या था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद भी एक संधि करा दी इन लोगों ने। कोई ना कोई युद्ध होता है, उसके बाद फिर होती है संधि और उसके बाद होता है युद्ध खत्म। संधि कब हुई थी? समय 1792 में हुई थी। कारण टीपू सुल्तान का अंग्रेजों द्वारा घेराव। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने घेर लिया था और फिर उनसे संधि की। देखो फिर क्या मांगे की होंगी विशेष। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ गया। टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। बताओ, ऐसा करेंगे ये लोग तो विन तो कर ही लेंगे, चीटर थे। देखिए फ्रेंड्स, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसकी वजह से अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। टीपू सुल्तान की मृत्यु। देखिए फ्रेंड्स, ये इतना वायर करके 4 मई 1799 को निकाल लिए, इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। 1857 की क्रांति। यस फ्रेंड्स, पढ़िए इसको। इंटरेस्टेड टॉपिक तो मैं नहीं कहूँगी इसको, बट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए आराम से। नोटिफिकेशंस इतने आ रहे, लगता डाटा क्लोज ही करना पड़ेगा। चलो देखिए फ्रेंड्स, क्रांति का कारण क्या था? क्रांति के बहुत सारे कारण थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के इतने कारण थे, इतने रीज़न थे कि लोगों को, इंडिया के लोगों को मजबूर होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ ये क्रांति करनी पड़ गई। लेकिन आर्थिक कारण था। जो पहला कारण था, भारतीयों को उच्च पद पर आसीन न किया जाना। वेतन दर में भारी अंतर। अंग्रेज़ों को ऊंचे पोस्ट दिए और भारतीयों को नीचे की पोस्ट दे रखे थे। और सैलरी भी बराबर का तो छोड़ो, 1/3 भी देते नहीं थे ये लोग, बहुत कम देते थे। सामाजिक कारण, भारतीय समुदाय की परंपराओं को ठेस पहुंचाया जाना। मुख्य कारण, गोद निषेध नीति। यानी आपने सुना होगा फ्रेंड्स की झांसी की रानी थी, उन्होंने अपना एक दत्तक पुत्र लिया था, तो अंग्रेज़ों ने उनसे बोला था कि ये आपका खुद का बेटा नहीं है, इसलिए इसको ये जो आपका झांसी का राज है, ये इसका ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। इस चक्कर में भी ये क्रांति हुई थी। तो झांसी की रानी जो थी, उन्होंने भी ये क्रांति झांसी के साइड से की थी। तो इस क्रांति के बहुत कारण थे। राज्य हड़प नीति। देखिए फ्रेंड्स, जिनकी कोई औलाद नहीं होती थी, उनका राज्य ये लोग खुद ही हड़प कर जाते थे, मतलब अपने कब्जे में कर लेते थे। तत्कालीन कारण क्या थे? चर्बी लगे कारतूस बनवाते थे ये लोग, जिनको मुंह से खोलना होता था।
तो वो चर्बी सुअर के मांस की, गाय के मांस की जो भी थी होती थी उसको बनवाते थे मुँह से खोल के, फिर वो चलाते थे। तो जो भारतीय लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे, मना करते थे, हिंदू मुस्लिम लोग थे इसलिए, और ये फाइट का कारण बन गया। और देखिए आगे का संबंधित बंदूक कौन कौन सी चली थी। ब्रेस ब्राउन 1856 और रॉयल एनफील्ड 1857 में चली थी। संबंधित सैनिक मंगल पांडे थे। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री पैदल सेना के सेनापति थे। और क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी। बैरकपुर छावनी कोलकाता, जहाँ पे ये पूरी क्रांति का वो सब कुछ तैयार किया गया था। हत्या से संबंधित अंग्रेज बक्सजेड और एडुजेड थे। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। क्रांति का प्रारंभ मेरठ छावनी यूपी के छावनी में, यूपी में पड़ता मेरठ के छावनी में क्रांति का स्टार्टिंग हुई थी। समय कब स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 को। संबंधित सैनिक कितने थे। 86 सैनिक थे। 86 सैनिकों द्वारा ये क्रांति शुरू की गई थी फ्रेंड्स। तो इस तरह इस क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। फांसी केवल इनको मिली थी, मंगल पांडे जी को, बाकी सब तो चल ही रहा था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ ये क्रांति हुई थी। क्रांति जब दिल्ली में हुई तो देखो फ्रेंड्स कब हुई थी। 11 मई 1857 को हुई। उसके बाद नेतृत्वकर्ता कौन से। बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल। दिल्ली में बहादुर शाह जफर उस टाइम शासक थे, तो उनकी बेगम जीनत महल भी उनका सपोर्ट करती थी। तो उन लोग अपने साइड दिल्ली की क्रांति में मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। और मुख्य नेतृत्वकर्ता जनरल बख्तर खां थे। बख्तर खां बोल दो। दमनकर्ता कर्नल हडसन थे। मतलब कर्नल हडसन ने वहाँ की क्रांति को दमन किया यानी ख़त्म किया था। क्रांति के उपरांत बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया था। अभी तो मेमार बोलते हैं उसको। वहाँ पे उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई थी। 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई बहादुर शाह जफर को। इनके लिए एक डायलॉग बोला जाता है फ्रेंड्स, भी मुझे याद नहीं है। 2 गज जमीन का कुछ बना के बोलते हैं ये लोग। वो क्रांति लखनऊ में आई, उसके बाद पहले दिल्ली में हुई 11 मई को। 1857 में ही चल रहा है ये सब। 10 मई को स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई 86 सैनिकों के साथ। फिर क्रांति दिल्ली से स्टार्ट की गई इन लोगों ने 11 मई से। फिर दिल्ली में होने के बाद कर्नल हडसन ने वहाँ पे क्रांति का दमन कर दिया। तो फिर ये क्रांति कहाँ पे हुई फ्रेंड्स। लखनऊ में हुई। कब हुई। 4 जून 1857 ईस्वी में। उसके बाद नेतृत्वकर्ता कौन थे वहाँ पे। बेगम हजरत महल। लखनऊ की बेगम हजरत महल, उनको महक परी के नाम से जाना जाता था। और कारण क्या था। कुशासन नीति के तहत अवध के नवाब को पद से हटाया जाना, इसलिए उनकी बेगम हजरत महल को गुस्सा आया और उन्होंने उस क्रांति को साइड से नेतृत्व किया था। दमनकर्ता कौन थे। कैंपबेल ने देखो लखनऊ की क्रांति को दमन कर दिया। उसके बाद आया क्रांति कानपुर में क्रांति हुई समय 5 जून 1857 को। नेतृत्वकर्ता नाना साहब पेशवा बालाजी बाजीराव। उसके उनका दूसरा नाम धोंडूपंत कुछ भी द्वितीय के दत्तक पुत्र। बहुत सारे नाम से फ्रेंड्स। इनके कारण पेंशन ना मिलना सहयोगी तत्या टोपे। हमारा नाम रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे का दूसरा नाम है। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी, तत्या टोपे का दूसरा नाम रियल नाम क्या था आता है। सहयोगी अजीमुल्ला खां ज्वाला सिंह दमन करता। कैंपबेल थे लखनऊ में। कानपुर में कैंपबेल ने क्रांति का दमन किया। दिल्ली में कर्नल हडसन ने किया। लखनऊ में हजरत महल ने इनका नेतृत्व किया था और कानपुर में नाना साहब ने किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्रांति के उपरांत नाना साहब नेपाल
नेपाल को भाग गए, लेकिन नेपाल के राजा ने मना कर दिया, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई क्षेत्र में भाग गए। दादा टोपे को फांसी देखी फ्रेंड्स, इनको फांसी का हुई स्थान शिवपुरी के जंगल में, समय 1857। कारण मित्र द्वारा धोखा दिया जाना। मित्र कौन था? मानसिंह सिंधिया वंश के थे ये। क्रांति झांसी, समय 4 से 5 जून 1857। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग अभी झांसी की क्रांति पढ़ेंगे। नेतृत्वकर्ता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका इनका दूसरा नाम है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। अन्य नाम मनु था, बचपन का नाम मणिकर्णिका दूसरा नाम था। बनारस में बनारस घाट के नाम पर पड़ा था। तीसरा नाम था छबीली बाई। तीखे मिजाज की होने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव इन्हें प्यार से छबीली बाई बोलते थे। इनके पिता का नाम मोरोपंत जी था। बचपन के सहयोगी दोस्त नाना साहब और तात्या टोपे थे। पति का नाम गंगाधर राव था। सुना होगा फ्रेंड्स आपने। इनके पति गंगाधर राव की 1853 में ही मृत्यु हो जाने पर झांसी को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। इनके गोद लिए हुए पुत्र दत्तक पुत्र दामोदर को उत्तराधिकारी के लिए मान्यता भी नहीं दे रहे थे। यही था ना रीजन इनका था भी। झांसी की ओर से इन्होंने क्रांति की थी। यहाँ पे क्रांति का दमन किया था हीरोज ने। हीरोज द्वारा कहा गया कथन था झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, युद्ध स्थल में शहीद होने वाला मात्र एक मर्द। ये दोस्तों इतने ज़्यादा वीरांगना थी, सब लोग जानते हैं इनको। तो वो इनको ऐसा बोल के गया था कि एक अकेली मर्द थी ये, जिन्होंने सामना किया अंग्रेज़ों का। तब चलाने वाले तोपची का नाम कोस खां था। तोप का नाम कड़क बिजली था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला टॉपिक। क्रांति जगदीशपुर में। ये क्रांति तब बोरिंग टॉपिक लगता है मुझे, बट इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो और बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इसको रिवाइज करते रहिए तो ये ठीक से लर्न रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? क्रांति जगदीशपुर में हुई। कब हुई? जुलाई 1757 में हुई। कहाँ पे हुई? बिहार में हुई। नेतृत्व किसने किया? जमींदार कुंवर सिंह ने। 87 वर्ष के थे फिर भी। कारण अंग्रेजों द्वारा जमीन को हड़प लेने के लिए। दमनकर्ता विंसेंट आयर तथा विलियम टेलर थे। और युद्ध कला, इसमें शत्रु को देखते ही आपसे पीछे लौटकर गायब हो जाना इन्हें आती थी। कुंवर सिंह को प्रमुख व्यक्ति शामिल तात्या टोपे जमींदार कुंवर सिंह। क्रांति इलाहाबाद में। नेतृत्वकर्ता लियाकत अली थे। दमनकर्ता कर्नल नील थे। फ्रेंड्स में ज़्यादातर यही पूछते हैं क्रांति का नेतृत्व किसने किया था और क्रांति को ख़त्म किसने किया था। तभी नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए क्रांति फैज़ाबाद में हुई थी। नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमद उल्ला खां थे। उपाधि थी इन्हें बागदंका शाह की। और दमनकर्ता कर्नल नील थे। बरेली में क्रांति नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खां थे और दमनकर्ता कर्नल हडसन थे। ये क्रांति की असफलता के कारण। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछे जाते हैं कभी कभी कि क्रांति असफल क्यों रही? कमज़ोर नेतृत्व के कारण। हाँ, ये जो क्रांति थी, इनके जो नेतृत्वकर्ता थे ना, हर जगह मतलब बदलते ही रहे, डे बाई डे बदलते रहे। कोई एक अच्छा ढंग का इंसान नहीं मिल पाया लोगों को। दक्षिण भारत में क्रांति ना पहुंचने के कारण केवल उत्तर भारत में ही क्रांति होती रही। दक्षिण भारत तक जा ही नहीं पाया, उन लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्रांति चल रही है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी चल रही है। तीसरा, क्रांति में लोगों की भागीदारी ना होने के कारण, जब पता ही नहीं था आधे लोगों से भागीदारी क्या करते वो, इसलिए और क्रांति असफल हो गई। क्रांति के उपरांत पहली पुस्तक लिखी थी अशफाक बगावते हिंद। लेखक थे सर सैयद अहमद खां। इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी भी हैं और ये भी लिखी हुई है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं।
क्रांति के उपरांत दूसरी पुस्तक स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम। क्रांति पे पुस्तकें पूछ लेते हैं प्रश्न तो याद कर लीजिएगा आप लोग सही से। ये लिखी थी बीडी सावरकर ने और वो लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने और बगावत हिंद। क्या हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं विद्रोह के लिए कहा गया प्रमुख कथन। ये एकमात्र सैनिक विद्रोह है। ये किसने कहा था? लॉरेंस चलिए मुंशी द्वारा कहा गया था। अब पढ़ते हैं अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस है क्या? कांग्रेस का अर्थ था जनसभा यानी लोगों की सभा। स्रोत अमेरिका की संसद से ये बनाई गई है, वहीं से मिला लोगों को आइडिया। गठन समय 28 दिसंबर 1885। पूछते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई पेपरों में आता है, इसलिए ये हमारे लिए फ्रेंड्स क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको पढ़िए। कांग्रेस के गठन की घोषणा में संबंधित प्रथम पत्रिका कौन थी? हिंदू। समय 5 दिसंबर 1885। उद्देश्य क्या था इसका? लोगों को एकजुट करना। संस्थापक ये देखो फ्रेंड्स, ये भी पूछते हैं कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन से फ्रेंड्स? ए.ओ. ह्यूम थे। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज ही कांग्रेस थी। उसमें बस आप नॉर्मली याद रखना है। इंडिया आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कलकत्ता विश्वविद्यालय गए और वहां पर एक पत्र के माध्यम से कहा कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो या अच्छे आशय वाले क्यों ना हो, लेकिन रहते तो शक्तिहीन ही है। ह्यूम ने स्नातकों को धरती का लवण कहा। 1857 की क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कांग्रेस का पूर्व में नाम। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। कांग्रेस को पहले किस नाम से जानते थे? तो कांग्रेस को पहले आईएनयू के नाम से जानते थे, यानी इंडियन नेशनल यूनियन। समय 1884। इंडियन नेशनल यूनियन कब बनी थी? 1884 में बनी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम कब किया गया? 1885 में किया गया, 28 दिसंबर 1885 को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखो आगे स्टार्ट करते हैं अपना। द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता में हुआ था। इसका समय देखिए कब था? ये 1886 में। स्थान कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्षता की थी तो दादा भाई नौरोजी ने। देखते हैं फ्रेंड्स आगे। द्वितीय अधिवेशन, जिसे कलकत्ता अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? ये देखिए समय दिया हुआ है 1886 में। 1886 में स्थान कलकत्ता में हुआ था। ये अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। पारसी धर्म से संबंधित थे ये। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें? उनकी संख्या थी 434। विशेष क्या था इसमें? ब्रिटिश संसद में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन? दादा भाई नौरोजी की विशेषता देखते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता थे, यानी सबसे एजेड। प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले पहले इंसान भी थे। 20 रुपये वार्षिक। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्हें भारत की आशा कहकर पुकारा जाता था। इन्हें गांधी जी ने पितामह की उपाधि भी दी थी। देखिए फ्रेंड्स तीसरा अधिवेशन
तृतीय अधिवेशन यानी मद्रास अधिवेशन, इसको मद्रास अधिवेशन के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे ये। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 612 थे। विशेष इसमें गौरक्षा से संबंधित प्रस्ताव आया, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया था। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, अन्य अधिवेशन भी हुए थे इसके कलकत्ता में और कौन कौन सा हुआ था? 1896 में हुआ था। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। और विशेष क्या था इसमें? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ था। राष्ट्रीय गीत का चयन हुआ था, राष्ट्रीय गान का चयन हुआ था और राष्ट्रपति का चयन हुआ था। संविधान सभा की अंतिम यानी 12वीं बैठक भी यहाँ पर हुई थी। और ये सब कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। ये वाली जो दोस्तों डेट है ये कॉमन है, इससे याद रखिए आप लोग, बहुत काम आती है, पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय गीत की विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या विशेष था इसमें। लेखक कौन थे राष्ट्रीय गीत के? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं इनको। पुस्तक किसमें लिखा गया था? आनंद मठ में लिखा गया था ये। इसमें सन्यासी पितरों का वर्णन है आनंद मठ में, उसी से ये जो गीत है उसी में लिखा गया, उसी से लिया गया है। गायनकर्ता कौन थे? ये गीत गाया किसने था? देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। और जो जनगण मन था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए आप लोग। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था इसका? अरविंद घोष ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। और विशिष्टता क्या थी यहाँ पर? रहमतुल्लाह सयानी ने पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। अब कलकत्ता अधिवेशन कौन सा हुआ? समय 1901 में। इसमें देखो अध्यक्षता किसने की थी? देनसा इडलुसी वाचा ने की थी। विशेष गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी जी ने बाकी किसी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था अभी तक, इसमें लिया था, इसलिए यह विशेष होता है। सूरत अधिवेशन, इसकी विशेषता क्या थी? इसमें कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी। कब हुआ था ये? 1907 में हुआ था। और सूरत, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रास बिहारी बोस थे। विशेषता क्या थी? यहाँ पर कांग्रेस के बीच ज़्यादा विवाद हो गया था और कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। गरम दल से संबंधित जो नेता थे वो थे हमारे लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। नरम दल के जो नेता थे हमारे वो थे, देखिए फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे हमारे नरम दल के नेता और ये थे हमारे गरम दल के नेता। तो इन लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1911, ये 1911 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो विशंधर नारायण ने की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था। समय 1911 में हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी? भारत की राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया जाता था, जिसे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। संबंधित थे इसमें विशंधर नारायण, इनके अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय गान विशेष देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या था। लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गायन किसने किया था? राष्ट्रगान को किसने गाया था? सरला देवी ने गाया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी। और स्वतंत्रता के समय गाने वाली प्रथम महिला, इस गीत को स्वतंत्रता के समय जो पहली महिला थी जिन्होंने गाया था वो रितु रानी जी थी। और वर्तमान धुन नहीं, संसद में गाने वाली पहली महिला अरुणा आसावाले थी दोस्तों। इनको 3 महिलाओं ने गाया है। गायन इसको सरला देवी ने किया था और स्वतंत्रता के समय इसको रितु रानी ने गाया था। और संसद में गाने वाली पहली महिला अरुणा आसफ अली थी। तो इन तीनों को अच्छे से देखिएगा आप लोग। वर्तमान धुन कैप्टन राम सिंह ने दी थी। और सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका शीर्षक था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया।
ये था हमारा राष्ट्रीय गान। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1911 में विशेष और क्या क्या हुआ था। राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई थी। राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई थी, यानी राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई थी और राजधानी बनी थी 1912 में और घोषणा 1911 में हुई थी। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली को बसाने का श्रेय अलंगपाल ने दिल्ली को बसाया था। दिल्ली व संसद 1927 का वास्तुकार एडवर्ड बेकर और लुटियंस थे। इन लोगों ने दिल्ली बसाई थी और संसद का निर्माण किया था। दिल्ली का नाम नई दिल्ली 1927 में पड़ा। 1927 में इसे नई दिल्ली के नाम से जाना गया। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बनाया गया 1956 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया 1991 और 92 में लागू किया गया इसको। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको आप याद रखिएगा। आगे देखिए, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। विशेष क्या था? गरम दल व नरम दल दोनों मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण भी दिया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। कलकत्ता अधिवेशन 1917। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। अड्यार मद्रास की निवासी थी। विशेष क्या था? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बेलगांव अधिवेशन, इसमें क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी विशेषता स्थित गांव थे, कर्नाटक में हुई थी। अध्यक्ष समय कब था? 1924 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। विशेष गांधी जी अध्यक्षता से संबंधित एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन देखिए फ्रेंड्स, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? सरोजनी नायडू हैदराबाद की निवासी थी जो कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जो रानी वो एनी बेसेंट थी, वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये सरोजनी नायडू भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो विशेष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी यूपी और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके कॉमन टॉपिक, इनको याद रखिए। लाहौर अधिवेशन हुआ इसके बाद। देखिए फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर 1929 को 1 जनवरी 1930 तक, दोनों डेटों में हुआ। स्थान रावी नदी लाहौर तट पर हुआ। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विशेषता क्या थी? पंडित नेहरू ने यहाँ पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। कांग्रेस का प्रथम झंडा तिरंगा यहीं पर फहराया गया था। झंडा विशेष देख लेते हैं फ्रेंड्स, अपने तिरंगे के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। वन सेकेंड, ऐसे ही करते हैं। रंग देखो फ्रेंड्स, इसमें 4 हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। चक्र शौर्य है, पराक्रम का प्रतीक होता है। इस चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है। जो अशोक स्तंभ में चक्र बनता है उसमें तीलियों की संख्या 32 होती है, लेकिन जो तिरंगे में चक्र बनता है उसमें तीलियों की संख्या 24 होती है। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा इसको। अनुपात लंबाई और चौड़ाई का पूछ देता 3:2 है। अगर चौड़ाई लंबाई का पूछे तो 2:3 होगा। कंफ्यूज मत होना, जैसा वो लिख के दे आपको वैसे ही याद रखना है। वर्तमान तिरंगे के निर्माणकर्ता पिंगली वेंकैया ने तिरंगे को डिज़ाइन किया था। ये भी पूछते हैं तिरंगे का डिज़ाइनर कौन था, किसने इसे डिज़ाइन किया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के चक्र में तीलियों की संख्या 32 है। अभी बताया था फ्रेंड्स,
राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है जो हमारा, उसमें तीलियों की संख्या 32 है और जो तिरंगा है उसमें 24 है। स्रोत अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया था। अन्य नाम मृगदाब या ऋषिपत्नम सिखावन। पशु संख्या इसमें 7 पशुओं की संख्या थी और जिनके प्रकार 4 थे: शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। सुभाष चंद्र बोस ने संबंधित अधिवेशन, देखो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अधिवेशन कौन कौन से? हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी जो गुजरात में हुआ था 1938 में। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था 1939 में, उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद विशेष क्या है इसमें, इस अधिवेशन में पहली बार मत की आवश्यकता पड़ी थी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया था। इस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। रामगढ़ अधिवेशन समय 1940 से 46 में हुआ था। स्थान झारखंड में हुआ था। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे। कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ भारत में भी आंतरिक असफलता मतलब प्रारंभ हो गई थी, अराजकता होने लग गई थी उसके चक्कर में, युद्ध के चक्कर में। तो ये अधिवेशन हुआ ठीक से नहीं हुआ था बट बीच में रुकना पड़ा था हम लोगों को। विशेष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। मेरठ अधिवेशन। मेरठ का जो अधिवेशन है कब हुआ? 1946 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? जीवित राम भगवान दास कृपलानी। पत्रिका पेजवेल। विशेष स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिल्ली अधिवेशन हुआ 1949 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयपुर अधिवेशन 1948 में हुआ। अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। नासिक अधिवेशन 1950 में हुआ। अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कांग्रेस के चरण, ये दूसरे इसके 3 चरण थे। 3 चरणों में की बनी थी। गरम दल, नरम दल, गांधीवादी युग। गरम दल 1885 से 1905 तक चला। नरम दल 1905 से 1919 तक चला। गांधीवादी युग 1919 से 1947 तक चला। फाइनली फिर यहाँ पे हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। ये फ्रेंड्स पढ़ते हैं प्रथम चरण के बारे में। नरम दल, अन्य नाम नरमपंथी, उदारवादी या भिक्षावृत्ति। काल समय 1885 से 1905। अंग्रेजों की नीति सहयोगपूर्ण और मित्रवत थी। प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इनके प्रमुख नेता हुआ करते थे नरम दल के। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। गोपाल कृष्ण गोखले, इसका जो समय था 1905 से स्टार्ट हुआ था, जून में हुआ था। ये संघ का नाम था भारत सेवा संघ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। हुआ कहाँ पे था फ्रेंड्स? ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वन सेकेंड। उद्देश्य क्या था इसका? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, देखिए फ्रेंड्स इसमें भी कुछ तो 4 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे कि ये हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एम.जी. रनाडे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन तीनों को एक लाइन में आप याद कर लीजिए, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने गरम दल और नरम दल के को जोड़ने का कार्य किया था। दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले थे। उपाधि भारत के वयोवृद्ध थे। पृथ्वी का जीवित देवता भी इनको कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार पुस्तक इनकी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, भारत का अंग्रेजों पर कर्ज। सिद्धांत क्या क्या थे? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। वेल्थ डेम थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत 2 अगस्त 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी
एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आर्थिक निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। इन्होंने धन निष्कासन की सभी बुराइयों की बुराई की थी। 1905 में इन्होंने कहा, धन का पायवान समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल तथ्य है। कुछ इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है तो हम इसे आगे बढ़ देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं द्वितीय चरण इसका क्या था। गरम दल, अन्य नाम उग्रवादी, आतंकवादी, गरमपंथी। समय 1905 से 1919 तक चला था। ये अंग्रेजों की नीति असहयोगपूर्ण और अमित्रवत थी। प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। अरविंद घोष से संबंधित आश्रम यनम आंध्र प्रदेश में था, माहे केरल में था, पुडुचेरी तमिलनाडु में था और कराईकल तमिलनाडु में था। यनम, माहे, पुडुचेरी, कराईकल उनके प्रमुख आश्रम थे। द्वितीय चरण की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी फ्रेंड्स देखते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था इस द्वितीय चरण में। घोषणा समय 19 जुलाई 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। ज़्यादातर सब लोग जानते ही हैं जिन्होंने पढ़ा होगा। विभाजन समय 16 अक्टूबर 1905 में था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे और बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया आंदोलन था बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन क्या था फ्रेंड्स देखते हैं। समय 7 अगस्त 1905 को चलाया था। अन्य नाम था स्वदेशी एवं विदेशी बहिष्कार आंदोलन। यहाँ पे बोला गया था देश के वासियों को कि अपने देश की चीज़ों को यूज करो और जो भी विदेश से आया है उसका मिसयूज करो, उसको यूज मत करो। इसको बोलते थे स्वदेशी और विदेशी आंदोलन। आगे देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। समय 1911 में हुआ था। तब वायसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1906 को, स्थान ढाका बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। संस्थापक सलीम उल्लाह खां और आगा खां, इन लोग मुस्लिम लीग के स्थापना किए थे। मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। संबंधित कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था चौधरी रहमत अली। तब तो भारतीय ही था क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं बना था। और समय था 1933। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इन्होंने पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाया था कि इनको पाकिस्तान जैसा एक कोई कंट्री बनाना है। नाम दिया था इन्होंने, दिमाग तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लगाया था। पाकिस्तान का मुक्ति दिवस देखिए फ्रेंड्स मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान का सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। मुजफ्फर बम कांड हुआ था 1908 में, बिहार में हुआ था और संबंधित क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। और क्या था, सबसे कम आयु का क्रांतिकारी जिसे फांसी हुई थी वो थे खुदीराम बोस। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको रखना है आप लोगों को याद है। गदर पार्टी या गदर आंदोलन कब चला था फ्रेंड्स देखते हैं। समय 1913 में चला था 1 नवंबर को। संस्थापक लाला हरदयाल थे। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। अन्य व्यक्ति शामिल थे सोहन लाल और बंकिम। क्रांतिकारियों द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1857 के गदर की स्मृति याद में किया गया। सर्वप्रथम इसकी प्रति उर्दू में प्रकाशित हुई थी, फिर गुरुमुखी में, हिंदी में और गुजराती में भी प्रकाशित हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना या स्वराज्य संगठन देखिए फ्रेंड्स। होम रूल लीग का भाई प्रथम होम रूल लीग, द्वितीय होम रूल लीग। प्रथम होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को और स्थापना हुई थी इसकी बेलगांव, पुणे, कर्नाटक में। संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। दूसरी होम रूल लीग जो थी वो थी सितंबर 1916 में। समय अध्याय मद्रास में। अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। पुस्तक थी कॉमनवेल्थ। चलिए फ्रेंड्स
आगे देखते हैं, करते हैं रिव्यू। अब है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट तो सारा कुछ है, पर इन सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी ने चलाया था फ्रेंड्स। चंपारण सत्याग्रह अन्य नाम था तीन कठिया पद्धति। समय था 1917। स्थिति चंपारण बिहार में। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी को आमंत्रित करने वाले किसान व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। गांधी जी इस आंदोलन में पहली बार जेल भी गए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसके बाद समय 1918 में हुई स्थिति गुजरात में थी। नेतृत्वकर्ता भी गांधी जी थे। कारण प्लेग, बोनस रोक दिया जाना। स्वरूप था श्रमिक या मजदूर आंदोलन। विशेष गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल की घोषणा की गई थी। गांधी जी पहली बार जेल भी गए चंपारण सत्याग्रह में, पहली बार भूख हड़ताल भी की अहमदाबाद मेला हड़ताल में। देखिए फ्रेंड्स, खेड़ा सत्याग्रह क्या था। समय था 1918। स्थिति गुजरात। अध्यक्ष नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। कारण भू राजस्व मालगुजारी में वृद्धि। स्वरूप था किसान आंदोलन। तृतीय चरण देखिए फ्रेंड्स, जो तृतीय चरण 2 हो गए, नरम दल गरम दल। अब ये आया हमारा तीसरा चरण, जिसका समय था 1919 से 1947। तीसरे चरण की प्रमुख घटनाएं थी रॉलेट एक्ट। इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। समय 1919 फरवरी। यानी नाम था काला कानून, अंधा कानून, बिना वकील और बिना दलील का कानून। विशेष क्या था, इसके विरोध में गांधी जी द्वारा पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की गई थी। काला कानून था ब्लैक लॉ। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। स्थिति कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? अमृतसर में। दिन था बैसाखी। कारण डॉक्टर सईदुद्दीन किचलू तथा सतपाल की गिरफ्तारी हो गई थी। और विशेष था गोली बरसाने वाले जनरल रेगिनाल्ड डायर या जनरल डायर, इन लोगों की वजह से कब मृत्यु हुई थी इन लोगों की? 1927 में। मृत्यु का कारण था बीमारी के कारण। इन लोगों ने, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, बीमारी के कारण इनकी डेथ हो गई थी। देखिए फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए बनाए गए आयोग। हंटर आयोग था, मदन मोहन मालवीय आयोग था। हंटर आयोग अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसमें मृतकों की संख्या केवल 369 दिखाई गई थी। जो मदन मालवीय आयोग था, भारतीयों द्वारा बनाया गया था। इसमें मृतकों की संख्या देखिए फ्रेंड्स 1500 दिखाई गई थी। इसका मतलब इन लोग इतना झूठ बोलते थे, बोलो। 369 कर दिया था। नोट पॉइंट क्या था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी हुई थी। और इस कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। सरोजिनी नायडू ने अपनी उपाधि भी वापस कर दी थी। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, इस चक्कर में इन लोगों ने अपनी अपनी उपाधियाँ वापस कर दी थी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब चला था? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी जी। उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी का कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड फ्रेंड्स कब हुआ था? इसको भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। 5 फरवरी 1905 को हुआ था। कारण 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा थाने में जला दिया गया था। थाने में आग लगा दी थी, खत्म। गांधी जी द्वारा कांग्रेस द्वारा आंदोलन की घोषणा 12 फरवरी 1922 को हुई थी। आंदोलन वापसी के विरोध में नेता देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय लोग थे। ककोरी कांड फ्रेंड्स, इसको देखो 9 अगस्त 1925। अंग्रेजों से न्याय ट्रेजरी एट धन से क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। प्रमुख क्रांतिकारी थे राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद
रोशनलाल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। अन्य नाम था इनका बहुरूपिया। ये मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को। स्थान अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, प्रयागराज। वर्तमान नाम था आज़ाद पार्क, जिसका बहुरूपिया थे। वे अस्पताल के गायब हो जाते थे, कोई ढूंढ नहीं पाता था, इसलिए ये फ्रेंड्स वहाँ से फरार हो गए थे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, साइमन कमीशन, साइमन आयोग, श्वेत आयोग, इसके अदर नाम थे। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम लोग अब इसमें क्या क्या था। गठन समय था 1927, स्थान था लंदन। भारत आगमन समय था 1928, स्थान था बम्बई। साइमन कमीशन का गठन 1927 में लंदन में हुआ था, लेकिन ये भारत 1928 में आया था। और कहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी इसकी? सबसे पहले बम्बई में। भारत आगमन का कारण मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो था 1919, उसके वजह से ये आया था। विरोध का कारण किसी भी भारतीय को शामिल ना किया जाना। सबसे प्रमुख विरोधी लाहौर में थे। ये जो साइमन कमीशन आया था फ्रेंड्स, किसी भी भारतीय को इसमें शामिल ही नहीं किया था। इन लोगों ने सारे के सारे अंग्रेज लोग ही थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया था। प्रमुख विरोधी लाहौर समय अक्टूबर 1928 में नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय ने। उपाधि इनको पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। इनकी पुस्तक थी फ्रेंड्स अनहैप्पी इंडिया। इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी, नवंबर में। मृत्यु का कारण था सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज। सैंडर्स ने इनको लाठीचार्ज कर दिया था, इस चक्कर में लाठी से पीटा था, चोट लगी तभी। सैंडर्स हत्याकांड, देखो फ्रेंड्स, लाहौर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, 1928 में हुआ था। संबंधित क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद थे। दिल्ली असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था ये। संबंधित क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। विशेष क्या था? खाली बेंचों पर बम फेंके, फिर पर्चे फेंके गए पर्चों पर लिखा गया था बहरे कानों को सुनने के लिए। जतीन नाथ दास की मृत्यु कब हुई फ्रेंड्स? सितंबर 1929 में। समय लाहौर जेल। विशेष इनकी मृत्यु 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन या दांडी यात्रा, इसके अन्य नाम हैं। देख लेते हैं। ये 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 12 मार्च 1930 से 7 मार्च 1931 और दूसरा जो चरण था 4 जनवरी 1932 से अप्रैल 1900। दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। नमक आंदोलन समय 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। नमक आंदोलन 6 अप्रैल 1930। यात्रा स्थल साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। कुल दिन इसमें लगे थे 24। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। अन्य नाम था दक्षिण भारत में वनोत्सव के रूप में, यूपी बिहार में चौकीदार आंदोलन के रूप में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विशेष था गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन को वापसी की घोषणा। कांग्रेस या गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, में भागीदारी स्वीकार की गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बोल दिया था कि मैं इनका सपोर्ट नहीं करूंगा। समय 23 मार्च 1931। कारण सैंडर्स हत्याकांड के चक्कर में। और नोट, इनको 24 घंटे पहले फांसी दे दी गई थी। एक दिन पहले फांसी पर लटका दिया गया था फ्रेंड्स इनको। आगे देखिए, मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। समय 1992 32, सॉरी गाइस। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको जल्दी से। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो हैं उनको कवर कर लेते हैं। ये रहे हमारे गोलमेज सम्मेलन, इसमें जो था ब्रिटेन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड अपने नाम पर अवार्ड देने की कोशिश। तो पूना पैक्ट देख लेते हैं, 1932 में हुआ था। यरवदा जेल, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था गोलमेज सम्मेलन। संख्या 3 सम्मेलन हुए थे गोलमेज। स्थान कहाँ पे? लंदन में हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अम्बेडकर और
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में चला था। स्थान पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जनक। प्रथम रेमन मैक्सिको पुरस्कार विजेता 1958 में। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको जानते हैं अगस्त क्रांति के नाम से। 8 अगस्त 1942 के नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा दिया गया था नारा, करो या फिर मरो, डू एंड डाई। ऑपरेशन शून्य आवर, इसमें प्रमुख नेताओं को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्वकर्ता अरुण आसफ अली थे। अन्य सहयोगी राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे। क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र आया था फिर 20 फरवरी 1947 को। विशेषता क्या थी इसकी? इन्होंने कहा भारत को 30 जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। क्लीमेंट ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। माउंटबेटन घोषणा पत्र आया फिर समय 3 जून 1947 को। विशेष क्या था? भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इन लोग अलग अलग आज़ादी देने के लिए कितने ड्रामे कर रहे थे। देसी रियासतें भारत में रहे या पाकिस्तान चली जाएं या स्वतंत्र है, उस बारे में भी इन लोगों ने बोला हुआ था। आगे देखिए फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल कौन सा कब था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे फ्रेंड्स, श्री राजगोपालाचारी थे। इनको दो दो करके आप लोग याद करेंगे तो आपको शायद है कि याद हो जाएगा। गवर्नर जनरल और उनकी नीतियाँ। वॉरेन हेस्टिंग समय 1774 से 1785, रेगुलेटिंग 1773 लागू हुआ 74 में। 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का गठन भी किया गया था। लंदन में महाभियोग का सामना करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस समय 1786 से 1793 भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी प्रथा या स्तंभदारी प्रथा। भारत में सिविल लोक सेवा का जनक। इसकी कब्र भारत में गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेस्ली समय 1799 से 1805 सहायक संधि या सब्सिडरी एलायंस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला टॉपिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक समय 1828 से 1885। कार्य सती प्रथा निषेध 1829। बाल विवाह 10 प्रथा की समाप्ति का प्रयास भी किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रारंभ भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अन्य नाम छनाई पद्धति, मैकाले पद्धति या निस्यंदन सिद्धांत। इनको निस्यंदन सिद्धांत से जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय 1848 1856। कार्य, डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति, ये इन्होंने दी थी लॉर्ड डलहौजी जी ने। इनकी ये नीतियाँ पूछी जाती हैं। राज्य हड़प नीति से शिकार होने वाली रियासतें थी 17 1848 में, जैतपुर, संबलपुर 1849 में, भंगा 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1953 में, झांसी 1854 में और अवध 1854 में। लॉर्ड कैनिंग समय 1856 से 1882। विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 1857 की क्रांति इसके बाद आ जाती है। 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 1862 में। 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 1857 में। विधवा
पुनर्विवाह का प्रयास 1856 में। लॉर्ड मेयो का काल था इनका 1869 से 1872। अनियमित जनगणना इन्होंने स्टार्ट की थी 1872 में। भारत में कृषि व्यवस्था का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इनकी हत्या चाकू गोद कर की गई थी। लॉर्ड लिटन समय 1876 से 1880। देसी भाषा पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लोग लाए थे। लॉर्ड लिटन को प्रेस एक्ट के लिए जाना जाता है। इस अधिनियम से बंद होने वाला समाचार रामप्रकाश स्वरप्रकाश संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। लॉर्ड रिपन समय 1880-1884। इन्हें स्थानीय स्वप्रशासन का जनक भी कहा जाता है। नियमित जनगणना का प्रारंभ इन्होंने किया था। ये फ्रेंड्स जनगणना 2 बार हुई थी। पहला भारत में अनियमित जनगणना हुई थी जो लॉर्ड मेयो ने की थी 1872-73 में। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की थी जो 1881 में हुई थी। एल्बर्ट वेल विवाद समय 1854 में हुआ था। संबंधित न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था। प्रेस एक्ट मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हुआ हमारा टॉपिक फिनिश। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा थैंक्स आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।